पर 10। अब आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन 10 क्या था बेटा, वहीं वहीं बता दो। एक दिया हुआ था y फर्स्ट का होल स्क्वायर -5 और ये हो गया 5/6 +2। अब देखिए ये 3 इसको लिख सकते ऊपर नीचे माइनस नीचे प्लस। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। अब बाकी तुम कट कुट तो कर ही सकते हो ना। हाँ। तो कट करके बताइए ये कितनी वैल्यू आएगी, जरा कॉपी में सॉल्व करके बताना कितनी वैल्यू आ रही है। मैंने सब में किया 1 से पढ़ाई की सब आपके मदद करता है। तो आप 700 नंबर को हम लोग वापस ग्राफ भी कर देते हैं क्या। अरे ये तो वही है ना, केवल इतनी देर में इसका हो जाएगा। तो वो ऐसे ओवरव्यू कर लेता था 10 to 15 मिनट। उससे दो बातें हुई, का थोड़ा टफ है, मॉडरेट है, टफ करेंगे कि अगर आएंगे तो हम इस तरीके से जब मैक्सिमा, अब उसकी यानी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है तो हम पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं y = x - 1 और इसका स्क्वायर करके लिख लूं क्या, x² + 4 और -4x, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये वही फंक्शन है, देखने में अलग लग रहा है। एक काम करते हैं x का प्रोडक्ट भी कर देते हैं, क्या आ जाएगा x³ और फिर प्लस 4x प्लस -4x, अब माइनस का -x² -4 और प्लस 4x, एक लाइन और, यानी y = x³ -5x² प्लस 8x -4। तो देखिए जो वो क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने ऐसा बना लिया कि हम उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी तक हमने केवल फंक्शन बनाया है, यहां तक में किसी कोई डाउट। अब क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहां तो इन्होंने क्लियर कर दिया है मैक्सिमा निकालो। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को y डैश भी बोलते हैं। तो y डैश टोपी उतारो एक कदम पीछे, टोपी उतारो एक कदम प्लस। अब ये हमारा स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2 क्या था, 0 पुट करो। तो इसके इक्वल टू 0 पुट कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक है। तो x की कितनी वैल्यू देगा। अब उसको निकालने के लिए अपने पास दो मेथड हैं, एक फैक्टर जो बचपन में पढ़ाया गया है और दूसरा श्रीधराचार्य फार्मूला। कितने लोगों को श्रीधराचार्य फार्मूला नहीं आता है, इतने लोगों को नहीं आता है। अच्छा, कितने लोगों को फैक्टर नहीं आता है, गलत हो जाता है, फैक्टर वाले कम लोग हैं। अच्छा, यानी फैक्टर सिखाना नहीं है श्रीधराचार्य, मैं जैसे फैक्टर नहीं सोचता ही नहीं, फार्मूला पता है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। पुट द वैल्यू बढ़िया रहेगा ना। अगर आपको मान लो फिजिक्स के सारे फार्मूलों जितने भी हैं सब रटा दिए जाए और एग्जाम में क्वेश्चन आए फार्मूला बेस्ड, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। और सच्चाई बताऊं 45 क्वेश्चन जो कि अब 50 हो गया लास्ट ईयर से, उसमें से अभी आप में से कई बच्चे एग्जाम देंगे है ना, चाहे ट्रायल दें या मेहनत जो भी की उससे दें, तो लगभग बेटा 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। बट अलग समस्या है, कहां पुट करें। ये तो हमें पता है कि पुट द वैल्यू, बट दूसरी समस्या कहां पुट करें, फार्मूला ही नहीं दिखता। ऐसी बीमारी है तुम लोगों को, चलो इसका इलाज हो, ये बीमारी है, इसका इलाज मुझे पता है, मतलब ऐसा डॉक्टर हूं कि इसका मुझे पता है, तो टेंशन मत लेना, करवाया जाएगा। तो चलो श्रीधराचार्य भाई एक बार मैं श्रीधराचार्य फार्मूला बता देता हूं। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c = 0 हो, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको श्रीधराचार्य साहब ने बताया ना कि आप इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x = -b ± √b² डिवाइडेड बाई, कुछ नहीं सोचना क्या फैक्टर आएगा क्या नहीं आएगा, सीधा पुट। और ये बता दो ये आना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप देखो ना फिजिक्स में एक और इक्वेशन आप जानते हो और बहुत बार पुट होता है, याद करो। तो ये जब इक्वेशन आएगी ना तो इसमें भी निकालना पड़ेगा टाइम की वो वैल्यूज जहां डिस्प्लेसमेंट 0 हो, करना पड़ेगा ना, तो ये हमें चाहिए। अब जरा देखते हैं वही जो हमारे पास इक्वेशन थी पिछले वाले बोर्ड पर, ये 3x² - 10x + 8, इसी को इससे सॉल्व करते हैं। तो y क्या है, 3x² - 10x + 8, इसी को इससे सॉल्व करते हैं। तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इसको 0 कर चुके हो, क्या मिलेगी, -b यानी 10 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही आएगा ना। चेक कीजिए फॉर्मूले में ठीक पुट हुआ है, y = 3x² - 10x + 8 = 0 को श्रीधराचार्य फॉर्मूले में। अब इसको जब देखो ना √4 है तो ये तो ऐसा आएगा, एक आएगा 10 + 2 डिवाइडेड बाई 6, यानी क्या आया, और एक आएगा 10 - 2 डिवाइडेड बाई 6, 4/3 आएगा क्या, दो वैल्यूज आ गई आपकी।
वापस जाएं, कहां तक थे? हमने सबसे पहले क्या किया, इसको डिफरेंशिएट इक्वल टू 0, और जैसे इक्वल टू 0 किया क्वाड्रेटिक सॉल्व करके हमने x की वैल्यू पाई, एक 2 और एक 4/3। कॉन्फ़िगरेशन एक बार और बता दीजिए। चलो बता देते हैं, जरा याद दिलाना वो सीक्वेंस क्या था। शाम, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो सब कुछ सारा, तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इसमें ज्यादा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। समझ में आया क्या? एक और कॉन्फ़िगरेशन है इसके जैसा ही, कॉपर। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बताओ चलो जल्दी से। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे जल्दी से। 4s 3d, ये होना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन मिलता क्या है? 4s1 3d10। अच्छा, कल कुछ बच्चों की तरफ से ये फरमाइश आई थी, सर वो छोटा वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाओ जिसमें वो नोबल गैस भी लिखते हैं और वो भी लिखते हैं अपन। तो देखो वो कैसे लिखा जाता है, मुझे जरा बताओ, क्या कॉपर से पहले कोई नोबल गैस आती है क्या पीरियोडिक टेबल में? कौन सी नोबल गैस आती है? इसका एटॉमिक नंबर है 29 और इसके ठीक पहले एक नोबल गैस आती है एटॉमिक नंबर 18। कौन सी? आर्गन। कौन सी? तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन बताओगे क्या? बताओ जरा। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन यहां नजर आ रहा है क्या? तो ये इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जगह सिर्फ आर्गन भी लिख दूंगा तो चलेगा क्या? इसे बोला जाता है कोर कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला जाता है? हर किसी एटम के अंदर एक इनर्ट गैस का कोर कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होता है, तो उस कोर कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की जगह आप सिर्फ उस इनर्ट गैस का सिंबल लिख दो, तो उसका मतलब ये मान लिया जाता है कि यहां पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 भरे हुए हैं। इसके आगे का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4s1 और 3d10, तो ये भी कॉपर का ही कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, सिर्फ इनर्ट गैस ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते कि कॉपर है तो सारे काम करते हैं आयरन तक लिख देते हैं और आयरन के बाद वाला इसमें लिख देंगे, नहीं, सिर्फ कोर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है और कोर कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर किया जाता है सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस का। ठीक है, समझ में आया क्या? समझने वाली चीज ही नहीं है, वो तो याद रखने वाली चीज है। चलो फिर भी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो हम कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, मिलना चाहिए था D9 लेकिन मिला क्या? तो ऐसा क्यों हुआ? तो कंपेयर कर लेते हैं D9 और D10 को। इधर आ गया D10, D9 कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और ऐसे D10 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। हाँ, क्या हुआ? अभी बताएंगे ना बेटा, सब बताएंगे, चिंता मत करो, पूरा पैसा वसूल करवाएंगे। D9 और D10 इन दोनों को कंपेयर करना है, कैसे करें? तो नंबर ऑफ एक्सचेंज निकाल लो, जिसमें एक्सचेंजेस ज्यादा होंगे उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, जिसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देख लेते हैं किसमें एक्सचेंज ज्यादा है। चलो बताओ D9 में टोटल कितने एक्सचेंज आएंगे? चलो जल्दी से बताओ कितने आ जाएंगे? कितने लोगों का आंसर आ गया? चलो जल्दी बताओ कितने एक्सचेंज आए? कितने लोगों का आंसर 36 आया? हाथ खड़ा करेंगे सभी लोग। बिल्कुल गलत जवाब। कितने? 6 10 6। कितने लोगों का आंसर 6 आया? अरे कोई हाथ लेके थोड़ी जा रहा है तुम्हारा, ऐसे छुपा के क्या रख रहे हो? नहीं, 6 भी गलत जवाब और 10 भी गलत जवाब। और कोई तुक्का मारना चाहेगा? 1 गलत जवाब, 0 ये भी गलत जवाब। कितना? 4 गलत जवाब, 16। 16 कितने लोग आया? हाँ ये सही जवाब है। देखो 16 कैसे आया, 16 कैसे आया? अरे नालायको, अभी अभी बताया था वहां पर n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन। इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेगा। तो जरा देखो यहां पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन भी हैं और एंटी क्लॉकवाइज वाले भी हैं। तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज बोल रहा हूं तो जरा मुझे बताओ यहां पर क्लॉकवाइज स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इन पांचों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम है, तो ये पांचों अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर ये पांचों अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो कितने एक्सचेंज देंगे? क्या यहां पर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के इलेक्ट्रॉन भी हैं? तो वो भी तो अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। किसके साथ करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज वाले के साथ ही करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये क्लॉकवाइज स्पिन के लिए है और ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए है। तो एंटी क्लॉकवाइज हम 4 मान के चल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा?
टोटल कितने एक्सचेंज? 16। ऐसे अब मुझे 3D10 में बताओ जल्दी से कितने एक्सचेंज आ जाएंगे? कितने आ जाएंगे? कितने लोगों का आंसर आया? 20। सही जवाब। ऐसे डरते क्यों तुम लोग यार हाथ खड़ा करने में? मैंने कहा ना मैं शक्ल से लगता हूँ बस खूंखार, मैं नहीं कटवाता हाथ किसी के। हाथ ऐसे खड़ा करके वापस से नीचे रख लेते हो कि कहीं सर हाथ ऊपर करते ही। तो कितने एक्सचेंजेस आ गए? इसमें 5 क्लॉकवाइज वाले हैं और 5 एंटी क्लॉकवाइज वाले हैं। तो क्लॉकवाइज वाले 10 और एंटी क्लॉकवाइज वाले भी 10, टोटल 20। लिखो फटाफट से। टोटल 20 एक्सचेंज। तो सबसे ज्यादा एक्सचेंज किसमें मिल रहा है अपने को? फुल्ली फिल्ड सब शेल में। फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज है। तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? फुल्ली फिल्ड। D10 में 20 एक्सचेंज है, D9 में 16 एक्सचेंज है, कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? D10। और हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में से कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल। फंक्शनल यूनिट होती है। मैंने आपसे बोला था कि सेल फंडामेंटल यूनिट होती है। मैंने आपसे कहा था कि सेल कौन सी यूनिट होती है? बेसिक यूनिट। किस चीज की? लाइफ की। और बंद नहीं करना, बंद नहीं करना, हाँ नोट नहीं करना, मगर समझना है अभी। अब नहीं करना नोट। पैरासाइटिक वो होता है जो लिविंग से अपना फूड ले। अगर यहां पे कोई बैक्टीरिया रखा हुआ है तो वो बैक्टीरिया तुमसे फूड ले रहा है, तो वो बैक्टीरिया क्या है? पैरासाइट। बात समझ में आ गई? यानी कि इस चीज का पैरासाइट का मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं यहां पे। और एग्जांपल क्या है इसका? बोलो। बैक्टीरिया। पहला तो कंप्लीट हुआ। चलो अगला एक और करते हैं। अगला क्या है? सेप्रोफाइट, जो अपना फूड किससे लेता है? डेड से। घर के आसपास कई बार मवेशी मर जाता है कोई, तुम नगर परिषद फोन करते हो, कह रहे भाई साहब आ जाओ यार बदबू आ रही है। वो तो आता नहीं है, मगर नेचर अपना काम चालू कर देती है। थोड़े दिन में देखो वहां पे कुछ नहीं मिलता तुम्हें, सब साफ हो जाता है। क्योंकि एक चीज ऐसी है जो डेड से अपना फूड ऑब्टेन कर सकती है। और उसका एग्जाम्पल में आपने सुना होगा, बढ़िया चीज क्या? फंजाई। और दोस्तों साथ साथ एक एग्जाम्पल तुम वापस से रख सकते हो, नाम क्या है उसका? बैक्टीरिया। घर में आम का अचार खाते हैं हम कभी कभी, और आम के अचार में तेल भी होता है। तो मम्मी मेरे से बहुत बोलती है कि हर्षित तू गीली चम्मच तेल के अचार में मत डाला कर, फफूंद हो जाती है इसमें। अब वो फफूंद और कुछ नहीं, वो क्या है? पंजा है। घर के बाहर अभी तुमने मान लो ब्रेड जो है वो फ्रिज में नहीं रखी, गर्मियों में ब्रेड तुमने भारी रख दी, फफूंद पड़ जाती है। एग्जैक्टली वो क्या है? पंजाई। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड से अपना फूड लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट। बोलो बात सही है? मर्जी उसकी, ये तो सबका अपना अपना न्यूट्रिशन का मोड है। अब हम लोग जो हैं, हम लोग अब देख इसका तेरे को सारा आंसर मिलेगा। हम लोग किसमें? होलोजोइक में। हम लिविंग से भी और डेड से भी, दोनों से फूड ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन बीइंग। हाँ क्या चीज? किस चीज से? बैक्टीरिया। किससे? मतलब नहीं नहीं, तू रख सकता है एग्जाम्पल, गलत नहीं है, मगर मैं तो वो एग्जाम्पल रख रहा हूं जो बेसिकली कहीं भी कंट्रोवर्सी में नहीं आए, इसलिए मैंने यहां पे क्या रख दिया? ह्यूमन बीइंग। जबकि बैक्टीरिया दोनों से रख सकता है, लिविंग से भी और डेड से भी। क्योंकि मैंने दोनों जगह नाम लिखा है तो मैं बैक्टीरिया रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल तुमने देखा होगा, वो टीवी के ऊपर डिस्कवरी पे आता है, मैन वर्सेस वाइल्ड में। बहुत बढ़िया। वो कहता है ओहो आज तो चीटा मिला है, आज तो शाम को काट देंगे इसको। कुछ भी खा जाता है वो। आप में से कौन है जो प्योर वेजिटेरियन है? बधाई हो, तुम नहीं हो, क्योंकि तुमने दही खाया है। दही के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। मैंने जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी, उसके बाद मैं दही थोड़ा सा कम पसंद करता हूं। मैंने क्या किया, मेरे अंदर ना देखो कई बार क्या है, न्यूटन आ जाता था, और न्यूटन की भी क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा। मैं क्या किया, घर पे थैली के अंदर थोड़ा सा दही पैक करके ले गया स्कूल में, और माइक्रोस्कोप के अंदर मैंने उसको रख दिया। वो यूं यूं चलता है, वो ऐसे दिखता नहीं है, वो ऐसे ऐसे चल रहा था। मैंने कहा भाई मैं ये खाता हूं। लिटरली आप खा नहीं पाओगे तो देखना मत कभी जिंदगी में भी। मतलब सच में, मतलब मुझे ताज्जुब लगा। मैंने कहा मैं तो यार अपने आप को वेजिटेरियन मांग रहा था। अब देखो इंडिया के अंदर दोस्तों अलग अलग भ्रांतियां हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग खाते हैं मगर बोलते हैं मैं वेजिटेरियन हूं। आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे धोखेबाज वेजिटेरियन।
मेरी सिस्टर है वो एग खाती है, तो मैंने कहा तू तो नॉन वेजिटेरियन हो गई। कह रहे नहीं भैया मैं एगिटेरियन हूं। मैंने ये क्या? अब मान लो जो चिकन खाता है वो चिकनटेरियन हो गया, फिर तो कोई मटन खाता हो मटनटेरियन हूं मैं, तो नॉन वेजिटेरियन कौन है फिर? तो ये तो सबका अपना अपना हिसाब है। मगर दोस्तों हम लोग सब खा जाते हैं, हम लिविंग भी खाते हैं और डेड भी खाते हैं, सब खाते हैं हम, जो मिल जाए वो निकल लेते हैं। फ्री का हो तो और पहले आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, तो सब खा जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ होलोजोइक। और दोस्तों लास्ट एक बचता है जिसका नाम क्या है? सिम्बायोटिक। और सिम्बायोटिक का मतलब होता है गिव एंड टेक। क्या होता है? गिव एंड टेक, लेने का देना। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है, फिजिक्स वाला ने आपसे फीस ली, बदले में मैं आपको पढ़ाने आया हूं, लेने का देना। गोलगप्पे खाने जाओगे तो गोलगप्पे खाने के बाद उसको 10 रुपए 20 रुपए पकड़ाओगे, ये नहीं कि गोलगप्पे खाने के बाद दोस्तों बोले भाग, नहीं। गिव एंड टेक। रेंट पे रहते हो तुम कहीं भी, जहां पे भी तुम रेंट पे रहते हो, तुम किराए का पैसा देते हो, बदले में तुमको रहने की जगह देता है। कौन सा है ये? गिव एंड टेक। तो गिव एंड टेक के दोस्तों कुछ एग्जाम्पल है जो अपने लिए जरूरी है, जिसमें पहला एग्जाम्पल है, नाम क्या है? लाइकेंस। सुना है नाम? एक और एग्जाम्पल शायद आपने सुना होगा, माइकोराइजा। और एक और एग्जाम्पल है जो है लेग्यूम प्लांट का, किसके साथ? राइजोबियम। सुना है क्या ये भी? राइजोबियम के साथ। और ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। चैप्टर नंबर 12 क्लास 11th में है ये, मिनरल न्यूट्रिशन में। अगली चीज अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो लाइकेन क्या होता है? एल्गी प्लस फंजाई। एल्गी प्लस फंजाई। और अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं किसकी? माइकोराइजा, तो ये क्या होता है? ये होता है फंजाई। और फंजाई के साथ कौन रहता है? हायर प्लांट की रूट। हायर प्लांट की क्या? रूट। और ये कौन सा साइकिल करता है? फॉस्फोरस साइकिल। सुना होगा तुमने। ये तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी में, और ताज्जुब करोगे मैं तीनों एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल तो इसी चैप्टर से लेके आया हूं, एक एग्जाम्पल में लेके आया हूं चैप्टर नंबर 12 क्लास 11th, नाम है उसका मिनरल न्यूट्रिशन। और ये वाला एग्जाम्पल अगर आपको, सॉरी ये वाला और ये वाला एग्जाम्पल अगर आप याद करोगे तो आपके इकोलॉजी के अंदर फॉस्फोरस साइकिल के बारे में दे रखी है बात, वहां से ये वाला है। तो ये 3 एग्जाम्पल है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बता दो। ये गिव एंड टेक कैसा है? फंजाई ऐसे रहती है, एल्गी कहती है यार मेरे को रहने की जगह दे दे, फंजाई कहता है ठीक है तू रह ले मेरे ऊपर, मगर मेरे को क्या फायदा है? एल्गी कहती है मैं खाना बना के बना दूंगी तेरे लिए, खाना मैं बनाऊंगी, तू रहने की जगह दे। बात समझ आ रही है? अगला क्या है? माइकोराइजा। फंजाई प्लांट की रूट के अंदर कहता है भाई रह सकता हूं क्या? प्लांट कहता है तेरे को मेरे पास रखने में मेरा क्या फायदा है? वो कहता है देख तू मुझे रहने की जगह और खाना दे देगा ना, तो बदले में मैं तुझे फास्फोरस दे दूंगा। प्लांट कह रहा है चल यार बुराई का सौदा तो नहीं है, रह लेते साथ, क्या फर्क पड़ रहा है। तीसरी चीज लेग्यूम। आपने सुना है मटर? वो लेग्यूम का एग्जाम्पल है। तो मटर के प्लांट के अंदर रूट के अंदर एक माइक्रोब्स रहता है, क्या नाम होता है? राइजोबियम। और एग्जैक्टली किसका फिक्सेशन का करने का काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। नहीं? 100% नोट करो, क्योंकि बाद में फिर रह जाता है। हाथों हाथ ही नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट डालो, ऑटोट्रॉफिक। ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल हमने स्टार्ट कर दिया था। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल की अगर बात करते हैं तो वेटेज तो ज्यादा नहीं है, ठीक है, 2 लेक्चर का वेटेज है। कितना? तो 2 क्वेश्चन का वेटेज है, ठीक है, तो कुछ ज्यादा वेटेज नहीं है, पर काम का है, कोई कनेक्शन बहुत है इसमें। बोन वाला पार्ट इंपोर्टेंट है, कॉकरोच वाले पार्ट से क्वेश्चन बन जाते हैं, वो आप हर साल देख रहे हो, तो थोड़ा समझना है, बोरिंग है। एक बात और है, कल तक का तुम टाइम हर टीचर को दोगे, समझ गए ना? जैसे आज बहुत सारे बच्चे आए थे, तो तुमसे रिलेटेड नहीं और रिलेटेड, ठीक है, अगर कोई भी, क्योंकि टीचर हमारे सारे बहुत अच्छे हैं, बस कनेक्शन की दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक भाई बच्चा है किसी टीचर से जुड़ जाता है, फिर दूसरे टीचर से कनेक्ट करने में टाइम देना पड़ता है, एकदम नहीं होता। व्हाट इज टिश्यू? भाई टिश्यू यानी ऊतक होता क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच सिमिलर इन फंक्शन, स्ट्रक्चर
मेनली दो चीजें याद रखनी है, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। सम टाइम आप टर्म यूज कर सकते हैं ओरिजिन, ठीक है, एंड इंटरसेलुलर सबस्टेंस, जो कोशिकाओं के बीच में होता है, सेल्स के बीच में, इंटरसेलुलर सबस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन देम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। अगर टिश्यू के ओरिजिन और फंक्शन की बात करते हैं और टाइप्स की बात करते हैं तो टोटल 4 टाइप के टिश्यू पढ़ाने वाले हैं। नंबर 1 हमने बात की थी एपिथेलियल टिश्यू, ओरिजिन, एक्टो, मीजो, एंडो। पर अच्छा मुझे ईमानदारी से बताना, पहले मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन पूछने के लिए चाहे मेरी क्लास हो या किसी और टीचर की क्लास हो, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं हो कि मैं पूछूंगा इतना छोटी सी बात तो पड़ोसी क्या सोचेगा, खुश रहे बेटा, पड़ोसी क्या सोचेगा, यार ये चीज वहां से निकाल देना। तो अभी तुम कोएड नहीं हो, मतलब गर्ल्स और बॉयज नहीं है, तो वहां तो बहुत ज्यादा समस्या होती है। बॉयज शर्म की वजह से पूछ ही नहीं पाते, ठीक है। वही लड़कियां क्या सोचेंगी, इसको उतना भी नहीं आता, ठीक है। और लड़कियां सोचती हैं वो ये क्या सोचेंगे, इनको उसका भी, तो मतलब मामला बिगड़ जाता है। पर यहां तो ऐसी कोई बात है नहीं ना, ना डर, ना टेंशन, ना दोस्त की परवाह, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो 10 बार पूछेंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो। यार ये ध्यान रखना है, क्लास से बाहर निकलेंगे कोशिश करना कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और हेजिटेट करोगे तो डाउट यहीं रह जाएगा, हेजिटेट नहीं करोगे 10 बार पूछोगे तो डाउट यहीं क्लियर होगा, समझ रहे हो ना। पर चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, हर चीज यहां क्लियर होनी चाहिए। हाँ टीचर नहीं बताता है तो आप बात करोगे, अगर तुम मुझसे पूछोगे मैं नहीं बताता हूं तो ये मेरा फॉल्ट है, तुम पूछोगे ही नहीं तो मेरा फॉल्ट कहां से हो गया, समझ रहे हो ना। 10 बार पूछो, हम रिस्पॉन्स देंगे इसका, ठीक है। पर मेरा फॉल्ट, मेरा कहना जो भी टीचर यहां पर होगा उसका फॉल्ट तब है जब आपका रिस्पॉन्स नहीं देगा। नहीं तो अगर तुम नहीं पूछोगे अपने अंदर ही बिठा लोगे तो वो वीकनेस रह जाएगी, और वो हम आगे जब कनेक्ट करते हैं टॉपिक को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कनेक्टिव की बात की थी, फिर हमने बात की थी इसके बाद मस्कुलर मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम नर्वस टिश्यू की बात करते हैं तो नर्वस टिश्यू में क्या याद रखना है, बहुत सही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय स्थापित करना, ठीक है। कंट्रोल मतलब नियंत्रण, समन्वय यानी समझते हो ना, कोऑर्डिनेट करना, बॉडी के सारे पार्ट में एक दूसरे में नियंत्रित करना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म में कंफ्यूज रहते हैं, हैं क्या सर, आप बोल रहे हो तो ये अब तुमने पूछा नहीं ना मुझसे, वो तो मुझे इसलिए समझ में आ गया, सुबह गर्ल्स का बैच था तो मैंने अचानक से पूछा तो नहीं पता था, तो ये उन्होंने फिर पूछा बाद में, तो मैंने वही बात उनको बोली है, वही तुमसे बोल रहा हूं। अगर तुम हाथ नहीं उठाओगे, नहीं पूछोगे तो मुझे तो कैसे पता चलेगा, इसलिए मुझे बताना है, ठीक है। बोलना जरूरी है, नहीं बोलोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, बोलोगे तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है, बोलना तो पड़ेगा। चलो तो सबसे पहले हमने बात की थी ये चक्कर क्या है, सर बोल रहे हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म, सर बोल रहे हैं एपिथेलियल का 3 टाइप का ओरिजिन है, चक्कर क्या है ओरिजिन का, सिंपल, जिसे आपको पता, ये हम रिप्रोडक्शन में पढ़ाते हैं पर हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं आपको कि मानो ये स्पर्म है, ये तो पता ही है आपको, ओवा को फर्टिलाइज करता है, पता है आपको, ये हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, पता है आपको, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, जायगोट, डिप्लॉइड जायगोट बनता है, यह भी पता है आपको, ठीक है। फाइनली आपको पता है जायगोट में धीरे धीरे डिवीजन स्टार्ट होती है, धीरे धीरे डिवीजन स्टार्ट होती है और एक मॉल, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मॉर्यूला का फॉर्मेशन होता है, मॉर्यूला का फॉर्मेशन होता है जो अप्रोक्सीमेटली 16 सेल तक की स्टेज तक पहुंचता है ह्यूमन के केस में। 32 बच्चे बोलते भी हैं ऑनलाइन, बोलते सर 32, पर 32 ह्यूमन में नहीं होता, 32 अदर के अंदर होता है। जब पहले फ्रॉग पढ़ाते थे तो फ्रॉग में 32 सेल स्टेज होती है, ह्यूमन में 16 सेल स्टेज होती है, ठीक है। तो 16 भाई 8 सेल स्टेज भी मॉर्यूला है, 16 सेल स्टेज भी मॉर्यूला है। ये छोटा सा राई के दाने के बराबर, राई समझते हो, सरसों, ये मॉर्यूला धीरे से, भाई ये तो यूट्रस होता है आप जानते हो, ठीक है, ये यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, ठीक है। तो ये मॉर्यूला होता कहां है, कहां बनता है, फैलोपियन ट्यूब में, यहां से सीधा एंटर कहां करेगा, यूट्रस के अंदर। जब मॉर्यूला यूट्रस में एंटर करेगा तो धीरे से अंदर आकर के इसके अंदर एक सिस्ट यानी कैविटी, सील का फॉर्मेशन होगा, सारे के सारे सेल एक साइड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, अंदर एक कैविटी बन जाएगी, ब्लास्टोसील, क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्टो, ये लिखना नहीं है, ये रिप्रोडक्शन का पार्ट है जो डिटेल में बताऊंगा, बस अभी इतना समझना है कि ये जर्म लेयर का कंसेप्ट क्या है। ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हो गया, अब ये जो ब्लास्टोसील वाली स्टेजेस को बोलते हैं ब्लास्टुला, या भाई ब्लास्टोसिस्ट बोलोगे, ब्लास्टुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन गया।
अब ये वो स्ट्रक्चर है जिसका इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन समझते हो? अटैचमेंट विद यूट्राइन वॉल, ठीक है, इम्प्लांटेशन। तो ये वो स्टेजेस का इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। अब याद ये रखना है, यहां जो भी सेल दिख रहे हैं ना आपको, ये स्टेम सेल हैं। कैसे सेल हैं? स्टेम सेल। स्टेम सेल समझते हो? स्टेम सेल का मतलब एक ऐसी जादू की कोशिका जो पूरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो सकती है, टोटीपोटेंट स्टेम सेल। क्योंकि स्टेम सेल प्लूरोपोटेंट भी होते हैं, मल्टीपोटेंट भी होते हैं, ठीक है, वो स्पेसिफिक होते हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड है 100%, यानी ये पूरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी इस स्टेज को आप टेस्ट ट्यूब में भी बना सकते हो। टेस्ट ट्यूब में आपने मरूला बना लिया 16 सेल, अब सारी सेल को आप अलग अलग कर दो, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में फिर डाल दो, फिर 16 मॉरुला बन जाएंगे, फिर से अगेन 16 मॉरुला। उन 16 मॉरुला को आप अलग अलग फीमेल के यूट्रस में इंप्लांट करा दो, सेम टाइम में 16 बिल्कुल होमोजाइगोटिक का मतलब है, सॉरी मोनोजाइगोटिक का मतलब है बिल्कुल होमोलोगस, एक जैसे आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन होगा। ट्विंस समझते हो? जुड़वा बच्चे, जो मूवी थी ना जुड़वा, बिल्कुल एकदम एक जैसे, एक रो रहा है दूसरा भी रोएगा, एक हंस रहा है दूसरा भी हंसेगा, बिल्कुल 100% आइडेंटिकल ट्विंस बन जाएंगे। पर गवर्नमेंट इस चीज को परमिट नहीं करती। इट इज अ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है भाई। सभी लोग ऐसा करना चालू कर दिए तो पता नहीं पॉपुलेशन नहीं कचरा हो जाएगा यार, ठीक है। तो बस इस चीज को परमिशन नहीं है, बस समझना इतना है कि मैं इतना बोलना चाह रहा हूं, यहां हर सेल 100% एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल, इसलिए स्टेम सेल। अब यहां के बाद मामला चेंज होगा। हां देखो, ये यहां पर जो मॉरुला है ना, इस मॉरुला की हर सेल स्टेम सेल है। अब ब्लास्टुला बन गया, अब इसको क्या बोलेंगे? मॉरुला नहीं बोलेंगे, इट इज अ इनर सेल मास, ठीक है। एक ही बात है, मॉरुला या मॉरुला से पहले जायगोट, मॉरुला इनर सेल मास के अंदर मॉरुला की सेल ही है, इट इज अ स्टेम सेल। ये भी स्टेम सेल हैं, ये भी स्टेम सेल हैं, ये भी, ये तो जायगोट है, ठीक है। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। डिलीवरी करेंगे और कंटेंट रिलेवेंट डिलीवरी कर देते हैं अपन। तो अपन स्टूडेंट ही है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। क्या बोलते हो? तो कितने लोगों को लगता है वो स्टूडेंट है और सिलेक्शन लेने आए हैं? हाथ खड़ा कीजिए, देख लेता हूं। पहले कोई नेता तो नहीं आ गया अपने क्लास में क्योंकि नेता तो मुझे पसंद ही नहीं है। हाँ, थैंक यू। कॉलेज जाके नेतागिरी करना, मैं भी सपोर्ट करूंगा। चल बेटा सही कर रहा है, बोल पैसे से चाहिए तो 2-4-5 हजार मैं भी भेज दूंगा। लेकिन अभी सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी बात को मैंने इसलिए क्लियर कर दिया कि तुम डाउट में मत रहो कि आदित्य आनंद के क्लास में थोड़ा मोड़ा कुछ चल जाएगा, लापरवाही नहीं चलेगा। लेकिन मजा भी अपन जबरदस्त दिलाएंगे। और तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आई थिंक जियोलॉजी ही होता है। अपन फिजिक्स को जियोलॉजी से भी आसान बना देंगे। क्लियर है ना? ये दिख जाएगा 2-4 दिन में ही। तो जियोलॉजी में जितना तुम्हें मजा आता है ना और जितना आसान लगता है, उससे ज्यादा आसान फिजिक्स है। ये मेडिकल वालों को ना दुनिया वाला हवा बना दिया है कि फिजिक्स मुश्किल होता है। समझ में आया? इसीलिए तुम आधे टाइम परेशान रहते हो कि फिजिक्स, ओ भाई बुखार आ गया। अभी देखना, तुम थोड़े दिन में तुमसे बुलवा दूंगा मैं कि अरे यार ये तो जियोलॉजी से आसान है, और ये मैं बुलवा दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को पता है हर एक साल बोलता है बच्चा, तो तुम भी बोलोगे, तुमको नया थोड़ी हो, ठीक है। तो फिजिक्स रियल में इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल है और लिटिल बिट मैथमेटिकल है। और तुमने क्या किया? मैथमेटिक्स को त्याग कर दिया। तुमने सोचा मैथमेटिक्स नहीं आता इसीलिए हम डॉक्टर बन जाएंगे। पहला सबसे बड़ा भूल किया तुमने। तुम बन ही नहीं सकते डॉक्टर यदि तुम्हें मैथ्स नहीं आता तो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मेरी भांजी है, टॉपर है, ओलंपियाड टॉपर सारा। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें वो रैंक 1 नहीं लाती है, वो भी नीट देगी अभी। तो मेरी दीदी पूछी है डॉक्टरी
डॉक्टर बन जाएगी? मैं बोला मैथ्स कैसा है, टेस्ट करना पड़ेगा मुझे। तो बोला ठीक है पूछो। मैंने मैथ्स में 4 सवाल पूछे, उसने एक आंसर नहीं दिया। मैं बोला नहीं बनेगी डॉक्टर। हमारे परिवार में सब शॉक्ड हो गया, ये क्या बोले जा रहा है, पगला गए हो क्या तुम? मैं बोला नहीं बनेगी डॉक्टर, मेरे से लिखा लो। बोले ये तो इतना करती है, 650 मार्क्स लाती है, टेस्ट में आज तक 650 से कम लाई नहीं। मैं बोला ला रही है, ठीक है डॉक्टर नहीं बनेगी ये। और अभी 1 साल पहले बोला था, फिर अभी मैं गया था घर, और उसकी मम्मी मेरी बुआ जी की बेटी है तो वो भी थी। तो मैंने बोला क्या हाल चाल है बच्ची का? मैं कैसा बोला, बच्चा कैसा है, ओलंपियाड सब। लेकिन उसे क्या लगा कि मैथ्स के बिना हम डॉक्टर बन जाएंगे, और मेरा बात सुनी नहीं 2 साल। मेरे फैमिली में है भाई। और मैंने पूछा कि एक बार बात करो, फिर से फोन पे बात किया मैंने, दीदी ने वीडियो कॉल पे बात करा दिया। तो मैं बोला क्या कर रही हो? तो वो सिर्फ पढ़ती है, जीवन में उसका पढ़ाई है भाई। वो 18 घंटे पढ़ लेती है और उसको थकने भी नहीं आता, और उसको जबरदस्ती लाइट ऑफ करके सुलाना पड़ता है, सो जा। ठीक है, ऐसी बच्ची है वो। फिर मैंने 4 सवाल पूछे, वो हिलने लगी। मैं बोला फिर नहीं हो रहा है सिलेक्शन इसका। उसको तो नहीं बोला, बच्ची है, उसको क्या ही कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। दीदी को बोल दिया बेटा नहीं होने वाला इसका सिलेक्शन। और दीदी समझ गई मेरा बात, बोली हाँ मुझे पता है नहीं होगा सिलेक्शन। पता है क्यों? मैथ्स नहीं आता था उसको। ये क्या बोले जा रहे हो सर? यस दिस इज ट्रुथ। मैथ्स के बिना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा भी अगर मैथ्स आए ना, तुम्हारा दिमाग ही बोलेगा कि यार मेरे से नहीं होगा। वो होने वाला होगा तो भी बोलेगा नहीं होगा, क्योंकि तुम पहले सोच लोगे कि मेरे को तो मैथ्स आता ही नहीं, कैसे करूं आगे, छोड़ दोगे। और 5 क्वेश्चन छोड़े तो गए हो भाई कंपटीशन के बाहर। समझ आया ना? अरे मेडिकल में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 680 जाने वाला है। अब 680 को मिलेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 720 में 680। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यही जाने वाला है इस साल, टेंशन मत लो। तो सर 720 में 680 तो खतरनाक है, इसलिए तो बोल रहा हूं सिलेक्शन नहीं होता। डोबरनियर का लकी नंबर क्या था पता है आपको? 3। इसने क्या किया, 3 जितने एलिमेंट्स पता थे ना, उनके 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। और इसने क्या बोला, मान लो मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3, जो कॉर्नर वाले 2 एलिमेंट्स होंगे ना, उनके जो एटॉमिक वेट का एवरेज होगा वो बीच वाले का एटॉमिक वेट आएगा। इतना सा इसने बोला। बात समझ में आ गई क्या? जैसे मैंने बोला आपके पास क्या है, ए बी और सी। तो अगर आप एटॉमिक वेट ऑफ बी निकालना चाहते हैं, वो किसके बराबर आएगा? एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। इतनी सी बात बोली इसने। जैसे एग्जाम्पल पीछे लिखते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगर मैं लिथियम के एटॉमिक वेट की बात करूं, अभी एक चीज समझना, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम निकालना है, जो कि किसके बराबर होगा? एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम और एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम। कितना होता है लिथियम का? 7 होता है, 6। तो भूल गया ना 11, मतलब साफ है ना, बिल्कुल साफ है ना। 7 पोटेशियम का कितना होता है? 39 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 46 डिवाइडेड बाय 2 23, जो कि सोडियम का होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात समझो, एग्जाम में क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन दे दिए। अब पूछा आपसे कि भाई मुझे ये बताओ, इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन डोबरनियर ट्राइड रूल को फॉलो करेगा? सबसे पहला चैलेंज, एटॉमिक वेट याद होने चाहिए, है ना। फिर जिस चीज का डर था उस वजह से तो बायो ले ली, कैलकुलेशन, ये तो बहुत सिंपल थी, पॉइंट में आती दिमाग खराब। अब क्या करें? तो उसके बाद सबसे पहला चैलेंज क्या? एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। फिर उनका एवरेज लेंगे, वो शायद ही सही आएगा,
और फिर ये पता हो कि हां इसका यही होता है, तो अपन सही माने हैं। समझ में आ रही मेरी बात? और इन सब में आपके 5 से 10 मिनट खराब टाइम खा गया ना 10 क्वेश्चन का। ऐसा करेंगे क्या अपन तो ट्रिक से करेंगे। ट्रिक क्या होती है देखो, समझना। सबसे पहले आपको चेक करना है कि भाई ये जो गिवन ट्राइड हैं ये सेम ग्रुप के हैं या नहीं। क्या बोला मैंने? सेम ग्रुप तो पता चल जाएगा यार, एक देखते से ही नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपको बोला, बताओ क्लोरीन, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं जो आपको दे रखा है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, समझना ये सेम ग्रुप के हैं क्या? अल्कली मेटल्स हैं। दूसरी बात, इनके एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस आना चाहिए वो कांस्टेंट आना चाहिए, सेम आना चाहिए। कैसे भाई? लिथियम और सोडियम, इसका कितना 3, इसका कितना 11, इसका कितना 11 माइनस 3। वाह 8। कि सर हमारे लिए तो ये भी चैलेंज है। दूसरा, इन दोनों का डिफरेंस 19 माइनस 11, अरे सेम आ रहा है क्या? फॉलो करेंगे। अब दिमाग ही नहीं लगाना आपको। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बताओ डोवेनेट ट्राइड होंगे क्या? अगर आप इससे देखेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रोमीन का क्या, क्लोरीन का क्या और इसका क्या? दिमाग खराब हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे अपन? अब सबसे पहले जो उसको समझ नहीं आता है वो पूछ सकता है, वो डाउट होता है। तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो। आपको लगा कि क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो मुझे पॉइंट समझ नहीं आया, आप बिल्कुल अपनी जगह पे खड़े होइए, बतौल दीजिए गुरुजी ये पॉइंट्स थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद भी 1% आपको लगता है कोई चीज रह गई है, आप क्लास के बाद तुरंत पूछ लीजिए या देख लीजिए टीचर का डाउट काउंटर कब है, आप आके बिल्कुल पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि अपने आप को मस्त होके बैठना, बिंदास होके बैठना, अपने को पढ़ना है, अपने को सीखना है। ऐसा नहीं, पक्का मेहनत का पैसा है, उस पैसे की पाई पाई वसूल करनी है। करोगे? ऐसे तो नहीं करोगे नीचे पकड़ लिया पैसा दे पैसा दे, ऐसा नहीं, पैसा नहीं, ठीक है। तुम्हें ज्ञान लेना है, समझो, तुम्हें सीखना है कि भाई जो चीज समझ में नहीं आई ना हमें खड़े होना है, हमें सीखना है, हमें जो मास्टर को आता है। समझ गए? दोनों में फर्क होता है। जो मुझे आया अच्छे अच्छे टॉपिक लगे समझा दिया, जो नहीं आया तो हम लोग जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है एनसीईआरटी पेज नंबर 125, जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। उन पैराग्राफ में यह लिखा है कि किसी भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। जो लिविंग थिंग होता है उसमें सेल मिलता है। क्या मिलता है? ये दरवाजा लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो नॉन लिविंग थिंग या मैं एब्सेंट है। दूसरा पैराग्राफ एनसीईआरटी का, उसमें यह लिखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक को आप बोलते हैं यूनिसेलुलर, एक को आप बोलते हैं मल्टीसेलुलर। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर। प्लांट्स और एनिमल मल्टीसेलुलर। ये पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सही है। अब जब मैं एक अमीबा को देखता हूं तो मैं अमीबा से बात करता हूं, हे अमीबा आप कैसे हो? अमीबा कहता है मैं एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म हूं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हूं, मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हूं। मैंने कहा भाई खाना वाना खाता है? हाँ खाता हूं। रिप्रोडक्शन करता है? हाँ करता हूं। बाइनरी फिशन करता है? करता हूं। अपने सेल के नंबर को बढ़ा रहा है? बढ़ा रहा हूं। तो भाई तेरा एग्जिस्टेंस कैसा हो गया? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि जो भी
एसेंशियल फंक्शन है लाइफ के, मेरे को खाना खा सकता हूं, मैं खुद खाने का जुगाड़ कर सकता हूं, मैं रिप्रोडक्शन कर सकता हूं, जो भी एसेंशियल फंक्शन है लाइफ के मैं उनको परफॉर्म कर सकता हूं, भाई मेरा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, यस और नो? तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म भी जी सकता है। मेरे अंदर एक सेल अकेले जी लेगी? वो तो मेरे अंदर जिएगी ना, जब सब सेल टिश्यू ऑर्गन सब मिलके काम करेंगे। मैं कहूं ये सेल निकाल के टेबल पे रख ली, जी ले बेटा जी ले, जी लेगी? एक सेल नहीं जी सकती, बट एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, ऐसे कुछ एग्जांपल हैं जो एक सेल वाले ही हैं लेकिन वो जी रहे हैं। तुम भी तो जी रहे हो, अरे जी रहे हो ना? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ को परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इसके बाद जो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, मैंने वही नाम लिखा 8.1 एनसीईआरटी का, क्या है? व्हाट इज सेल? तो आपको सेल की डेफिनेशन बताई जाएगी, सेल की जो खोज हुई थी वो डेड सेल थी या लिविंग सेल थी, इनके बारे में हम बात करेंगे। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक साहब थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। मान लो ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, आम का पेड़ मान लो, कोई भी पेड़ मान लो, ये एक पेड़ है। अब मैं पेड़ के स्टेम को, पेड़ के तने को, पेड़ के ट्रंक को ऐसे करके छू रहा हूं, ऐसे करके छू रहा हूं, तो मैं पेड़ के जिस पार्ट को छू रहा हूं इसको बोलते हैं बार्क। क्या बोलते हैं? बार्क। अब मैं एनाटमी तो मैंने भी आपको पढ़ाई नहीं है, एनाटमी पढ़ाई होती तो मैं बार्क को ऐसा नहीं बताता, मैं बताता कि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो टिश्यू मिलते हैं उसको बार्क बोलते हैं। बट अभी वेस्कुलर कैम्बियम ये सब तो एनाटमी का पार्ट है, हम तो सेल पढ़ रहे हैं। तो आपने एक पेड़ को बाहर से ऐसे छुआ, तो आपने जिसको छुआ वो क्या है? बार्क। और बार्क में एक सेल नहीं होती है, बार्क में बहुत तरह की सेल होती हैं, काफी सारी सेल्स होती हैं, डेड सेल होती हैं, बहुत सारी सेल होती है। उस बार्क में से एक सेल है कॉर्क सेल। क्या नाम है? कॉर्क सेल। तो सबसे पहली सेल रॉबर्ट हुक साहब ने जो डिस्कवर की, उस सेल का नाम था कॉर्क सेल। कॉर्क सेल लिविंग या डेड? डेड। सर हां, आपने बोला कॉर्क सेल डेड है, मैंने कहा हां। तो सर डेड सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होगा क्या? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डेड सेल में होगा? डेड सेल के अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होगा? नहीं होगा। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू, तो अगर सेल डेड है, उसमें न्यूक्लियस नहीं है, उसमें साइटोप्लाज्म नहीं है, इसका मतलब उसमें प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है। तो सर रॉबर्ट हुक ने देखा क्या था फिर? बात तो सही, हां, सेल वॉल। रॉबर्ट हुक ने सिर्फ क्या देखा था? सेल वॉल। तो रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क सेल सबसे पहले देखी थी, जो बार्क का पार्ट है, जो डेड था, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट। सेल वॉल प्रेजेंट या एब्सेंट? तो उसने जो सेल देखी थी उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट था? सेल वॉल। यस और नो? यस सर। सर हां, सेल की डेफिनेशन तो बताई नहीं कि सेल क्या होता है। बताता हूं भाई, अभी बताता हूं। एक साहब थे जिनका नाम था ल्यूवेन हुक। क्या नाम था? ल्यूवेन हुक। पूरा नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेन हुक। तो साइंटिस्ट का नाम था ल्यूवेन हुक। ल्यूवेन हुक ने सबसे पहले लिविंग सेल देखी जिसका नाम था बैक्टीरिया। क्या था? इन्होंने बैक्टीरिया के अलावा आरबीसी के बारे में बताया, स्पर्म के बारे में बताया, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, आरबीसी, बैक्टीरिया, आरबीसी, स्पर्म, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, आरबीसी, स्पर्म, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, आरबीसी, स्पर्म, प्रोटोजोआ के बारे में किसने बताया? ल्यूवेन हुक। तो ल्यूवेन हुक ने जो बैक्टीरिया के बारे में बताया, बैक्टीरिया लिविंग या डेड? तो सबसे पहले लिविंग सेल किन्होंने बताई? ल्यूवेन हुक। सबसे पहले सेल किसने बताई? सबसे पहले डेड सेल किसने बताई? सेल का नाम क्या था? उसमें प्रोटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस था, उसमें सेल वॉल थी, कोई शक? सर सेल क्या है? अगर मैं नॉर्मल आदमी हूं तो मेरे अंदर ऑर्गन सिस्टम होगा। ऑर्गन सिस्टम में क्या एक ही ऑर्गन होगा? काफी सारे ऑर्गन होंगे। तो अगर मेरे सारे ऑर्गन सही हैं, मुझे कोई दूसरे शौक नहीं है, अगर मेरे सारे ऑर्गन सही
सुप्रभातम, केम छो? मोजामा छो? ચોખ્ખો છે? बढ़िया છે? हाँ, ચોખ્ખો ચોખ્ખો आपने बिहार में लिट्टी चोखो चाले छे। डॉक्टर साहब आपको कान है, आप तो मेरा तो बस इलाज कर दो बस। आजा, क्लियर? ठीक है, आ जाओ यार। स्मार्ट बनने का यार अब ये थोड़ी है सब, ठीक है ना? देख मेरा ये 35 साल के अंदर ये कोरोना से रिकॉर्ड है कि गुरुजी टी शर्ट पे बैठ रहे हैं, अदरवाइज मेरा पहला का था सिंपल। तो पता नहीं था कि इस तरीके से ब्रेन सेट करना पड़ेगा आपको। हाँ भाई, जो बाहर से भी डाउट पूछ रहे थे उनका डाउट है या वो डर के बोले नहीं साहब मैं तो, हाँ साहब सही है। हाँ, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू में कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, 2, ठीक है। एक है इसके अंदर बच्चों सिंपल एपिथेलियम, और सेकंड कौन सा इसके अंदर? कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम is also known as stratified epithelium. Stratified epithelium. क्लियर? चलो अब देखो बच्चों, थोड़ा सा समझें। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम क्या डिस्कस कल भी अपन ने किया था? सिंपल, ब्रश बॉर्डर, सीलिएटेड, स्टीरियोसीलिएटेड। कितने बताए थे? 4। देखो बच्चों, कल का भी रिवीजन होगा, ऐसी बात नहीं है। अपनी क्लास अभी पहले दिन थी, 10 दिन के बाद में देखना जब ये टिश्यू पूरा हो जाएगा ना, तब फिर आएगा कि सब अब मजा नहीं आ रहा, आनंद आ रहा है। जो बच्चे मजे वाले हैं तो मजा किसी का गुलाम नहीं है। मजा आया तो आया और नहीं आया तो नहीं आया। मैं मजे के लिए कभी भी नहीं पढ़ाता, और कोई बच्चा मजे के लिए पढ़ने के लिए बैठा है तो उसके लिए वेरी सॉरी, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है। पढ़ने में आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? बस अपने को तो ये बात चाहिए। कंसेप्ट तेरे क्लियर हुए कि नहीं हुए? बस ये बात चाहिए। तेरे नेट की प्रॉब्लम पूरी हुई कि नहीं हुई? बस ये बात चाहिए। नेट क्रैक करेंगे कि नहीं करेंगे? बस ये बात चाहिए। मैंने वहां पर इतनी चीजें पढ़ी होगी। मैंने कल भी कहा था कि मैं वो बातें तो मैं आपको नहीं बोलूंगा। इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड, इट इज सेलुलर, इंटरसेलुलर पार्ट। ये छोटी बातें कभी नीट में आज तक नहीं पूछी है ना? नहीं लाऊंगा, मेरे को सीलिया भी मोटाइल होता है, एक ही चीज है सीलियम। देखो बच्चों, ये एक ब्रेन के अंदर आ जाता, सर इसकी भी वैरायटी पढ़ेंगे, फिर इसकी भी वैरायटी पढ़ेंगे। कोई टेंशन नहीं रखना, एक बात ध्यान में रखना, सिंपल का मतलब क्या है? यहां पर एक ही परत, सिंगल लेयर। सिंपल का मतलब इस जगह पर क्या है? सिंगल लेयर, एक ही परत। जितनी भी इसकी टाइप्स आप पढ़ेंगे, जितनी भी वैरायटी यहां पर आप पढ़ेंगे, वो सब वैरायटी की एपिथेलियम एक ही परत मोटी होगी, सिंगल लेयर थिक होगी। कितनी परत मोटी होगी? सिंगल लेयर। कितनी भी पढ़ लेना, कितनी भी वैरायटी पढ़ लेना, क्योंकि इसका मेन पार्ट ही क्या है? सिंपल बोले तो एक ही परत। अब जरा यहां पर आइए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? कंपाउंड का मतलब जोड़ना, या इसका दूसरा ही नाम क्या लिख दिया? ये बात बिल्कुल वैसी है सब। सीलियर, काइनोसीलिया क्या चीज है? वो एक ही बात है। कंपाउंड भी वही है और स्ट्रेटिफाइड भी वही है। यहां कहने का मतलब है एक ही से ज्यादा परत, मोर देन 1 लेयर। जब जहां पर चाहे 2 लेयर हो, चाहे 100 लेयर हो, चाहे 2 लेयर हो या चाहे 100 लेयर हो, वो सब क्या कहलाती है? कंपाउंड। तो कंपाउंड और सिंपल दोनों में डिफरेंस आपको आ गया? आ गया? कोई डाउट किसी को? दिल के अंदर नहीं रखने का, जो भी है इसी टाइम पे बोल देना का डाउट के बारे में बात, क्योंकि बाहर की डाउट केवल वो होती है कि सब मेरे को टाइम नहीं मिल पाया इसलिए मैं वहां पर पूछ रहा हूं, है ना? यहीं की यहीं पर।
तो सिंपल का मतलब एक ही परत और कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा, मल्टी लेयर। क्लियर? अभी सारे पॉइंट सारे नोट्स के अंदर यहां पर आ जाएंगे। हिस्ट्री ये इतने बड़े बड़े नहीं है, और आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो टाइम दे देंगे। 2 दिन बाद 3 दिन बाद में टॉप गियर पर अपन ले आएंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। मेरी भी नहीं बढ़ पा रही है बच्चों। 2.5 साल बाद मैं भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के पढ़ाया हूं, तो कल इवनिंग में मेरी ये कंडीशन थी कि मेरे फीवर था मेरे, टेम्परेचर हाई था। क्या मेरे कोविड हो गया? क्या मेरे कोरोना हो गया? नो, बिकॉज ऑफ मैं जानता हूं कि बच्चों क्या है कि जब मैं 2.5 साल बाद में जब मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूं,